श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है पलभा और चरखंड, यानी जिस स्थान पर किसी जातक का जन्म होता है उस स्थान की स्थानीय पलभा और उस पलभा के आधार पर स्थानीय चरखंडों का ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए। ये शब्द या ये विषय कुछ ज्योतिष प्रेमियों के लिए नया हो सकता है, लेकिन यह ज्योतिष का मूल तत्व है। ज्योतिष की गणना यहीं से शुरू होती है। तो पलभा और चरखंड का ज्ञान एक ज्योतिष प्रेमी को या ज्योतिष के जिज्ञासु को होना चाहिए। पलभा क्या है, चरखंड क्या है, इसका उपयोग क्या होता है। तो पहले हम विचार कर लेंगे पलभा के लिए कि पलभा एक माप होता है जिसको प्राचीन काल में अंगुल के हिसाब से मापा जाता था। अर्थात 12 अंगुल की कोई छड़ी सीधे खड़ी कर दी जाती है मध्याह्न में, वह भी तब जिस दिन रात और दिन समान होते हैं, यानी 21 मार्च या 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। तो 12 अंगुल की एक छड़ी खड़ी कर दी जाए 90 अंश के कोण पर, तो उसकी जो छाया बढ़ेगी, जितने अंगुल और प्रति अंगुल की छाया बनेगी, वह उस स्थान की पलभा होगी। उस पलभा के आधार पर ही हर लगन के लिए, हर राशि के लिए कुछ चरखंड निर्धारित किए जाते हैं, जो स्थानीय उदयमान हर राशि के हर लगन के तय करते हैं। क्योंकि जो स्थिर उदयमान होते हैं वह समान होते हैं, लेकिन हर क्षेत्र के लिए, हर स्थान के लिए उनके उदयमानों में परिवर्तन हो जाता है। लग्न और 12 राशियों के मान में परिवर्तन हो जाता है। तो इसको बड़ी सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा कि पलभा का ज्ञान कैसे किया जाए और उसके आधार पर चरखंड का ज्ञान कैसे किया जाए, और चरखंड के आधार पर फिर आगे अगली कक्षा में बताएंगे कि स्थानीय उदयमान और स्थानीय उदयमान के आधार पर लगन का निर्धारण, भावों का निर्धारण, किसी राशि की दूरी का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो पहले विचार करते हैं कि पलभा का ज्ञान हम किसी स्थान विशेष के लिए किस प्रकार से कर सकते हैं। वैसे तो गणना की आवश्यकता आजकल नहीं पड़ती है, क्योंकि सॉफ्टवेयर के द्वारा हम सरलता से किसी लगन, भाव आदि का निर्धारण देख लेते हैं। लेकिन फिर भी बेसिक ज्ञान के लिए किसी ज्योतिष प्रेमी को या ज्योतिष के विद्यार्थी को इनके बारे में ज्ञान होना चाहिए। इसी अपेक्षा के साथ आपके सामने इस विषय को प्रस्तुत कर रहा हूँ। पंचांगों में पलभा की सारणी दी होती है, तो आपके सामने उसकी एक फोटो खींचकर बताया गया है कि कितने अंश पर, जो अक्षांश होते हैं, पलभा कितनी होती है। तो जैसे 28 अंश पर हम यहाँ देख सकते हैं कि पलभा 6 अंगुल, 22 प्रति अंगुल और 50 व्यंगुल होती है। तो इसी प्रकार से 29 पर देख सकते हैं। तो हम उदाहरण देखते हैं कि दिल्ली का जो अक्षांश है वह 28.38, यानी 28 अक्षांश और 38 मिनट पर है या 38 कला पर है। तो हमें 28 और 29 दोनों की पलभा लेनी है। 29 अंश की पलभा से 28 अंश की पलभा को घटा देते हैं। तो 28 अंश की पलभा है 6 22 50, 29 की पलभा है 6 39 5। तो इनका अंतर आता है 6 15। इस अंतर को हम 38 से गुणा करेंगे, क्योंकि हमें 38 कला जो आगे हैं दिल्ली की, उनका मान भी चाहिए, और उसमें 60 का भाग कर देंगे। तो हमारे पास जो परिणाम आएगा वो 617 आएगा। उसको हम 60 से भाग करके कला विकला बना लेंगे। तो 60 से भाग करने पर हमें 10 17 मिलेगा। उस 10 17 को हम 6 22 50, जो 28 अंश की पलभा है, उसमें जोड़ देते हैं। तो 6 22 50 प्लस 0 10 17, तो हमें प्राप्त होता है 6 33 7।
तो जो दिल्ली का पंचांग इस्तेमाल करते होंगे तो वहाँ आपने पंचांग में जहाँ लगन सारणी होती है, लगन सारणी के ऊपर 3 बिंदु अवश्य लिखे होते हैं कि उस स्थान की पलभा क्या है, उस वर्ष का ऐनांश क्या है और उस स्थान के चरखंड क्या हैं। जब भी आप लगन सारणी देखते हैं जो पंचांग में होती है तो ये 3 बिंदु लगन सारणी के ऊपर अवश्य ही लिखे होते हैं और इन्हीं की गणना के आधार पर लगन सारणी का निर्माण होता है। उसी लगन सारणी के आधार पर आप किसी भी स्थान का किसी भी दिन का सूर्य उदय और सूर्य अस्त का ज्ञान कर सकते हैं। किसी व्यक्ति का जन्म किस लगन में हुआ है उसके जन्म के इष्टकार के आधार पर उसकी लगन का और लगन के अंश का निर्धारण कर सकते हैं, जिसके लिए पलभा, पलभा के बाद चरखंड, चरखंड के बाद उदयमान और अयनांश का ज्ञान होना आवश्यक है। अयनांश के बारे में पहले बताया जा चुका है, पलभा के बारे में अभी अभी ये बताया है। अब इसके बाद विचार करते हैं कि पलभा से हम चरखंड कैसे मालूम करें, जिनके आधार पर हम स्थानीय उदयमान प्राप्त कर सकेंगे, जिनके आधार पर हम लगन सारणी, भाव सारणी, स्थानीय सूर्य उदय, सूर्य अस्त आदि का ज्ञान कर पाएंगे। जब हमें किसी स्थान की स्थानीय पलभा ज्ञात हो जाती है तो स्थानीय पलभा से चरखंड निकालने के लिए हम स्थानीय पलभा को 3 स्थानों पर रख देते हैं और उनमें अलग अलग, पहले स्थान पर हम 10 की गुणा करते हैं, दूसरे स्थान पर 8 की गुणा करते हैं और तीसरे स्थान पर 10/3 की गुणा करते हैं, अर्थात 10 की गुणा करने के बाद 3 का भाग दे देते हैं। तो ये हमें 3 चरखंड प्राप्त होते हैं। क्योंकि हमारी राशियां चर स्थिर द्विस्वभाव होती हैं, तो चर राशि के लिए जो 10 की गुणा वाला चरखंड है इसका इस्तेमाल होता है। स्थिर राशि के लिए 8 की गुणा करने पर जो चरखंड प्राप्त होता है उसका उपयोग होता है और जो द्विस्वभाव राशियां होती हैं उनके लिए 10/3 की गुणा करने वाला चरखंड जो प्राप्त होता है उसका प्रयोग किया जाता है। किसी में ये घटाया जाता है और किसी में जोड़ा जाता है। ये आगे की कक्षा में आपको स्पष्ट करेंगे और उनसे किस प्रकार से हम लगन सारणी, दिनमान, सूर्योदय, सूर्य अस्त आदि का ज्ञान कर सकते हैं, भाव का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने देखा कि दिल्ली की पलभा 6, 33 और 07 है। तो हमने 6, 33, 07 को 3 स्थानों पर रख दिया। पहले हमने उसमें 10 की गुणा किया, तो 10 की गुणा करने पर हमें मिलते हैं 65 अंश, 31 कला, 10 विकला। इसको हम 65 भी रख सकते हैं स्थूल मान के लिए या 66 मान सकते हैं, लेकिन क्योंकि 65 के ऊपर 31 कला है, आधे से कुछ अधिक है, तो 65.5 भी इसे मान सकते हैं। 8 की गुणा करने पर हमें मिलता है, जब हम 6, 33 और 07 में 8 की गुणा करते हैं तो 52 अंश, 34 कला, 56 विकला, यानी 52, 35, जिसको हम 53 भी कह सकते हैं, 52 भी मान सकते हैं, लेकिन इसको हमें 52.5 तो लेना ही चाहिए। और यदि हम बिल्कुल अपना इसी रूप में लेते हैं तो हमारी सटीकता और प्रबल हो जाती है। तीसरी जो गुणा की है 10/3 की, वहाँ पर 6, 33, 07 में 10 की गुणा करने पर 3 का भाग देने पर जो आता है 21 अंश, 50 कला, 23 विकला, जिसको हम स्थूल रूप से 22 मान सकते हैं। तो इस तरह से जो हमारे चरखंड हमें प्राप्त हुए, तो आपने दिल्ली की सारणी पर देखा भी होगा, वहाँ पर 65, 52 या 22 लिखा हुआ मिलेगा, या 66, 53 और 22 लिखा हुआ मिलेगा चरखंड के रूप में। जो आजकल वर्तमान में भी या प्राचीन काल की कोई भी आप लगन सारणी उठाएंगे तो दिल्ली के स्थान की यही मान आपको चरखंड के रूप में लिखे हुए मिलेंगे। और पलभा भी 6.33 की लिखी हुई मिलेगी, क्योंकि 07 विकला बहुत सामान्य अंतर पड़ता है, तो 6.33 की विकला दिल्ली की मानी गई है। और कुछ किलोमीटरों के स्थान परिवर्तन होने पर, जिनके पंचांग हमारे पास नहीं होते, उनकी लगन सारणी हमारे पास नहीं होती,
उनके चरखंड और पलभा आदि हमारे पास नहीं होते। तो जिस स्थान पर जातक का जन्म होता है उस स्थान विशेष का चरखंड और पलभा का ज्ञान करने के लिए यह कक्षा आपके लिए एक उपयोगी कक्षा साबित हो, इसी अपेक्षा के सामने इस विषय को रखा। इसके बाद में अगली कक्षा में इन्हीं के आधार पर आगे बढ़कर लगन सारणी कैसे तय करते हैं, उससे दिनमान कैसे निकालते हैं, उससे सूर्योदय और सूर्य अस्त कैसे निकालते हैं, जो उस स्थान विशेष का है जहाँ पर जातक का जन्म हुआ है। क्योंकि दिल्ली में यदि किसी जातक का जन्म हुआ है और दिल्ली के आसपास 50-40 किलोमीटर तक का जो स्थान है तो वहाँ पर उसी सारणी को प्रयोग किया जाता है, लेकिन हम अलग से अपने स्थान की विशेष सारणी बना सकते हैं जो कहीं सटीक परिणाम गणना के द्वारा देने वाली होगी। आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय पर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।